खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद और मैं हूं एतजाज़ इब्राहिम। नाज़रीन, पिछले एक हफ्ते से दुनिया की 1 अरब 70 करोड़ की आबादी जो है वो जंग के दहाने पर है। दोनों मुल्क पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से एक जंगी माहौल बना हुआ है। दोनों मुल्क ये कह रहे हैं कि अगर हमला हुआ तो वो दूसरे मुल्क को ख़त्म कर देंगे। और इसका जो अभी तक जो नज़ला गिरा है वो उन लोगों पे गिरा है जो इस सारे कॉन्फ्लिक्ट से बहुत दूर रहते थे। उनकी ज़िंदगियों में पाकिस्तान और इंडिया जो है वो मुल्कों के तौर पे तो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उनका इन मुल्कों की पॉलिसीज़ बनाने में, इन मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कोई किरदार नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे पाकिस्तानी ख़ानदान जो कि इंडिया में रहते थे शादी के बाद, और ऐसे इंडियन लोग जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई थी या किसी और वजह से पाकिस्तान में थे। अब इंडिया और पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात जो बचे कुछ थोड़े से ताल्लुकात थे 2019 के बाद, उनको बिल्कुल बंद कर दिया है। वाघा अटारी बॉर्डर जो दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ी बॉर्डर क्रॉसिंग थी वो अब बंद है। दोनों गेट बंद हो चुके हैं और बहुत सारे ख़ानदान हैं जो 30-30, 35-35 साल के बाद इंडिया में अपना सब कुछ छोड़ के, जिनमें उनके बच्चे, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन वो शामिल थे, वो छोड़ के पाकिस्तान आ गए। और इसी तरह बहुत से जो इंडियन ख़ानदान हैं उनको पाकिस्तान से जाना पड़ा। हर तरफ से आवाज़ उठ रही है कि दोनों मुल्कों को रिकनसाइल करना चाहिए, दोनों मुल्कों को डी एस्केलेट करना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि अभी तक जो है डी एस्केलेशन के कोई वाज़े आसार नज़र नहीं आ रहे। LOC पर जो है वो फायरिंग का तबादला अब एक मामूल बन गया है जो कि 2021 के बाद से बंद था। इस सारे मामलात पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब को, जो कि पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी डिफेंस हैं, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा रह चुके हैं 2018 की निगरान हुकूमत में। उसी दौर में आपने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनको भी संभाला और उसको बड़ी करीब से देखा। तो उनसे जानेंगे कि दोनों मुल्कों के दरमियान इस टाइम सूरत हाल क्या है, क्या जंग हो सकती है, इंडिया का हमला किस तरह का हो सकता है, पाकिस्तान का जवाब क्या होगा, और इस सब के बाद डी एस्केलेशन कैसे होगी। सर, मेरा आपसे जो पहला क्वेश्चन है कि आप आज की हालात में क्या देख रहे हैं कि हालात कुछ डी एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मार्को रूबियो की जब दोनों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है, उन्होंने दोनों को डी एस्केलेट करने का कहा है। तो आपको लग रहा है कि कोई मामलात इंडिया की एस्केलेशन के बगैर डी एस्केलेट हो सकते हैं? जी देखिए, असल में तो जो एस्केलेशन हुई है वो तो जहाँ से शुरू हुई है उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो जब आप डी एस्केलेट के लिए कहते हैं तो फिर जिसको डी एस्केलेट, जिसने एस्केलेट किया है उसी को डी एस्केलेट करना है ना। तो ठीक है, अमेरिका ने अपनी न्यूट्रलिटी शो की है, इसमें बड़ी अच्छी हमारे लिए ये खबर है। उसके अलावा आपने देखा होगा चाइना और रशिया ने रिस्ट्रेंट की बात भी की, और चाइना ने तो बहुत खुलकर पाकिस्तान की हमायत का ऐलान भी किया है कि हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की हर हालत में दिफा करेंगे, ये यहाँ तक उन्होंने कहा है। तो मेरा अपना ख्याल ये कि वैसे तो एक पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने, अब आपको पता है कि ये भी कह दिया कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के बजाय उन्होंने UNO की इन्वेस्टिगेशन का भी कह दिया कि आप कुछ भी कर लें। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का पॉइंट काफी वैलिड और मजबूत है। लेकिन देखना यह है कि जो मोदी ने अपनी एक पैदा कर दी है जिसको कमिटमेंट ट्रैप कहते हैं, अपने अवाम के साथ जो एक वादा कर लिया है या जिस तरीके से उनके जज्बात को उभार दिया है, जो उनके मीडिया ने रोल प्ले किया है, जो उनके रिटायर्ड जनरलों ने और डिप्लोमेट्स ने रोल प्ले किया, वो बहुत नेगेटिव किया और उसको एस्केलेशन को बढ़ाया है। इसका ये मतलब है कि उनको ये हिदायत दी गई थी कि आपने इलेक्शन एस्केलेशन को बढ़ाना है, कम नहीं करना है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे कमिट किया है इंडिया ने, जिस तरीके से वावेला मचाया और सीधा सीधा इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया, तो अब फेस सेविंग के लिए मेरा अपना अंदाजा ये है कि वो कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि शायद अब वो कोई जरा क्लाइम डाउन कर दें, थोड़ा कोई कम इंटेंसिटी की चीज करें। लेकिन ये पहले भी आपको पता है कि इंडिया ये तजुर्बा कर चुका है, दुनिया भी देख चुकी है। जब पिछली दफा उनके जहाज आए थे तो हमें बहुत कहा गया था कि ये तो कुछ भी आपका नुकसान नहीं हुआ है, कौवा ही मरा है ना, एक दरख्त ही को हिट किया है, तो आप बिल्कुल पी जाएं और इसमें कोई। लेकिन हमने कहा था कि हम चूंकि बॉर्डर क्रॉस हुआ है, हम अपनी सॉवरेनिटी का किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जनरल साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं यही इंडियन मीडिया और इंडियन जर्नल्स भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पिछली दफ़ा हमने बालाकोट पे स्ट्राइक की तो पाकिस्तान ने
हमारा मजाक उड़ाया कि तुम तो हमारे कव्वे मार के आ गए हो, तो कोई हम कोई फेस सेविंग नहीं कर सके, उसके बाद हमारा जहाज़ गिर गया। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब मौका है कि इंडिया जो है वो जो स्ट्राइक करे वो एक विजिबल डैमेज शो कर सके दुनिया को, जिसके लिए वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान के जो शहर हैं, वो बहावलपुर हो सकता है, मुरीद के हो सकता है, लाहौर का कुछ एरियाज हो सकते हैं, उधर जाके स्ट्राइक करे। तो आपको लग रहा है कि इस दफ़ा जो सेंटीमेंट है वो इतना हद तक डेंजरस हो सकता है कि जो है इंडिया की तरफ से इस तरह का कोई अटैक हो सके? जी, मैं बिल्कुल ये मुमकिन है। पहली बात तो ये कि आप जानते हैं कि तमाम जी शऊर और जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो इस बात को समझते हैं कि दो न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान खुली जंग तो हो नहीं सकती। अब इंडिया ने ये फैसला करना है कि वो ऐसा क्या काम करे कि वो खुली जंग भी ना हो, ना समझा जाए, लेकिन इसके साथ साथ वो ऐसा काम करें जो कि दिखाया जा सके दुनिया को और अपने अवाम को। और मेरे ज़हन में है एक दो चीजें, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में। एक तो वो कोई हाई प्रोफाइल असैसिनेशन कर सकते हैं, जिसका कि वो ताना बाना जोड़ दें टेररिज्म के साथ, और हम्म। दुनिया को कहें कि देखें जी ये मतलूब टेररिस्ट थे, दुनिया ने भी इनको प्रोस्क्राइब किया हुआ था और ये हमने ये किया है, और अभी कोई पाकिस्तान का हक नहीं बनता कि वो रिटेलिएट करे क्योंकि ये तो नॉन टेररिस्ट हैं। ऐसा कोई काम कर सकते हैं। या टेररिज्म से रिलेटेड किसी और भी किसी सरकारी कारिंदे को भी निशाना बना सकते हैं। और वो एक तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें वो उनके ख्याल में ये हाई प्रोफाइल भी होगा और इतना बड़ा भी नहीं होगा, ये फिर मैं बात कर रहा हूँ कि उनके ख्याल में। ठीक है। दूसरी ये चीज हो सकती है कि लॉन्ग रेंज ड्रोन अटैक करें, जैसे आपने खुद कहा भावलपुर पे करें, मुरीद के पे करें, और वो सारा जो डैमेज हो बिल्डिंग्स को वो दिखाएं, और साथ ही ये साथ वेला मचा दें कि ये तो माजगा थी टेररिज्म की, हम्म। टेररिस्ट यहाँ रहते थे और इसमें भी ये पाकिस्तान को भी मतलूब थे, ये हमें भी मतलूब थे, तो हम्म। हमने ऐसी जगह हमला किया। मतलब ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। सही है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान विल नॉट टेक इवन दिस। ठीक है। उनका अगर ये ख्याल है कि ये उनके ख्याल में एक छोटी चीज है और इसका हमारी तरफ से रिएक्शन नहीं जाएगा, तो मेरा ख्याल वो भूल में है। ये बताइएगा कि पहलगाम हमले की तो इंडिया ने सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी, लेकिन क्या पता चल सका है अभी तक कि कौन लोग थे इस हमले के पीछे? ये कोई पता नहीं है। अगर पता होता तो कोई कोई ना कोई मामला सीधा हो जाता। उनको भी नहीं पता जो इल्जाम लगा रहे हैं। इसलिए तो पाकिस्तान ने तहकीकात का कहा है और सारी दुनिया ने तहकीकात का कहा है, चीन ने भी कहा है, और बाकी लोग भी कह रहे हैं आप डी एस्केलेट करें और पता लगाएं कि ये कौन लोग हैं। जब पता लग जाए तो जरूर उनको सजा दें, हम भी उसमें शामिल हैं। हम कहते हैं पता लगाएं जिन्होंने किया है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो कश्मीरी हुर्रियत पसंद है वो मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाते हैं, वो कभी सिविलियन को निशाना नहीं बनाते। और फिर ये है कि ये जो सियाह हैं इनको निशाना बनाना तो ये है कि अपने रोजी रोटी पे लात मारने वाली बात है, वो ऐसा काम क्यों करेंगे। और पाकिस्तान को इन हालात में जिनसे पाकिस्तान गुजर रहा है, कितने नफलों का सवाब है कि वो इस किस्म का कोई काम करे। तो कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है जिससे पता चले कि ये काम पाकिस्तान ने किया है या वहां के हमारे ईमा पर किसी हुर्रियत पसंदों ने किया है। हाँ, अलबत्ता ये मैं जरूर कहूंगा कि इसकी वजह से जो उन्होंने फायदे हासिल किए हैं वो इस बात का गुमाद है कि ये फॉल्स फ्लैग था। अच्छा, वो जिनका नाम सामने आ रहा था द रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ से कि इंडिया कह रहा था कि इन्होंने किया, लेकिन वो खबरें सामने आई कि उन्होंने भी तरदीद कर दी, इसके हवाले से ज़रा बात बताइएगा। जी, वो देखें, वो फ्रंट तो हमें तो नोन है नहीं। एक उन्होंने फर्जी फ्रंट बना लिया है, या तो वो फिर ये कौन सा मुश्किल है आज के दौर में, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि कोई किसी भी नाम से कहे कि जी हमने किया है और बाद में कहे कि हमने नहीं किया है। तो ये तो इस किस्म की जो चीजें हैं आजकल के जमाने में, जहाँ फेक न्यूज है, डिस इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, ये तो कोई ना दलील है और ना ही इसकी बुनियाद पर आप कोई चीज खड़ी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि उन्होंने जो फायदे हासिल किए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, बहुत हैवी क्लैंप डाउन शुरू कर दिया है इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर, और फिर आपको पता है कि वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ एक बहुत बड़ी उन्होंने कोशिश की थी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो सिर्फ हमारी तवज्जो इस तरफ करके वही अपना पुराना काम जिसमें वो हमें काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, टीटीपी के थ्रू, दाइश के थ्रू, बीएलए के थ्रू, बीआरए के थ्रू, शायद वही काम जारी रखेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अपने अवाम को वो क्या मुंह दिखाएंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो क्या मुंह दिखाएंगे, इसलिए कुछ ना कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा। वो फंस गए हैं इस मामले में। बिल्कुल सर, लेकिन आपने बात की इंडस वाटर ट्रीटी की और हम पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि बड़ा नी जर्क रिएक्शन दिया। तो जो हमने शिमला एग्रीमेंट को बात की कि हम इसको सस्पेंड कर सकते हैं, ऑल दो हमने भी किया नहीं है,
क्या शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करने की बात करना भी पाकिस्तान की तरफ से आप नहीं समझते एक नी जर्क रिएक्शन है? क्योंकि शिमला एग्रीमेंट को अगर देखा जाए तो वो तो दोनों मुल्कों के दरमियान पीसफुल जो है बायलैटरल ताल्लुकात की बात करता है। वो कहता है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो सीज फायर लाइन थी उसको लाइन ऑफ कंट्रोल का बताता है, और मामला थे। तो शिमला एग्रीमेंट की को हम क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान को भी टिट फॉर टैट में इतना आगे चला जाना चाहिए कि हम देख नहीं रहे कि शिमला एग्रीमेंट की अहमियत बनती क्या है दोनों मुल्कों के लिए? जी, मेरा ख्याल है कि ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। पहली बात तो ये है कि आप तो चीजों पे नजर रखते हैं। आपके ख्याल में क्या शिमला एग्रीमेंट इस वक्त वैलिड है? जब शिमला एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि दोनों साइडें अपने अपने कश्मीर का स्टेटस चेंज नहीं करेंगे, और सही जब है। उन्होंने चेंज कर दिया तो एक्चुअली देयर इज नो शिमला एग्रीमेंट। शिमला हम्म। शिमला एग्रीमेंट में जो हमें बांधा गया है कि ये बाईलैटरल है, तो हाँ, हमें मुझे तो समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान को इसका जिक्र भी करने की क्या जरूरत थी। उसी वक्त एब्रोगेट कर देना चाहिए जब उन्होंने किया था। हमने तो सिर्फ रिस्पॉन्ड करना था। एक बात से जो लोग घबराते हैं, डरते हैं, वो ये है कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये सीज फायर लाइन हो जाएगी, हम्म। और सीज फायर लाइन में फिर ये हो गया दोनों तरफ के लिए फ्री फॉर ऑल होगा। यस। तो हम हमारे जो डरपोक लोग हैं वो ये बात करते हैं जी फ्री फॉर ऑल फॉर इंडिया। वो ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे लिए भी फ्री फॉर ऑल होगा। और जो कश्मीर, इंडियन हेल्ड कश्मीर है, उसमें पाकिस्तान की ज्यादा सपोर्ट होने का इम्कान है बजाय इंडिया के होने का। ये मैं तो एक मफरूजा पेश कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने जब पानी की बात की है तो पानी वहीं से चलकर आता है। तो मेरा तो ख्याल है कि शिमला अग्रीमेंट का जिक्र करना भी, और ये कहना कि हम कर देंगे, कर क्या देंगे यार, उन्होंने कर दिया हुआ है। उसके बावजूद ये तो आप यूं ही समझे कि तरकड़ी के तराजू के एक तरफ लटके हुए, उन्होंने तो मामला खत्म कर दिया। तो मुझे नहीं समझ आती कि जो लोग ये कहते हैं कि जी इसमें हमारा फायदा है, इसको हम क्या, जब है ही नहीं तो क्या फायदा है। अच्छा लोधी साहब, आपने जैसा कहा कि जंग छिड़ने के इम्कानात कम है, लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं लार्ज स्केल पर अगर जंग छिड़ती है तो इसके नेशनली और इंटरनेशनली क्या असरात होंगे? ये देखें, बात यह है कि दो न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान ऑल आउट वॉर, जैसे आप कह रहे हैं, बड़ी जंग अगर छिड़ जाए तो वो तो फिर कैटास्ट्रॉफिक होगी। उसमें दोनों मुल्कों का बेइंतहा नुकसान होगा, और शायद वो मुल्क इस हैसियत में जैसे आज हैं कायम ना रह सकें। उनके भी बहुत गुंजान आबाद इलाके हैं, हमारे भी बहुत गुंजान आबाद इलाके हैं। उनके 1.5 करोड़ 1.5 अरब में से अगर 15 या 20 करोड़ लोग भी खुदा ना खास्ता जान से जाते हैं, हमारे भी कोई 1-1.5 करोड़ चले जाते हैं, तो वो तो मुल्क की बुनियादें हिल जाती हैं ना। तो इसका तो इम्कान नहीं है। हाँ, लिमिटेड वॉर का इम्कान है। जैसे कि वो कोई छोटी सी जगह पे कब्जा कर लें और फिर कहें कि छुड़ा के दिखाओ, ये इस किस्म की ताकि तुर्की हो हमारी। उसमें यह है कि देखें, जब बड़ी और छोटी फौजें आमने सामने हो तो ऑल आउट वॉर में बड़ी फौज को एडवांटेज होता है। लेकिन जब लिमिटेड वॉर हो तो फिर बड़ी फौज को कोई एडवांटेज नहीं होता, क्योंकि उसने छोटे से हिस्से में जितनी फौज वो ला सकते हैं उतनी ही लाएंगे। तो वो फिर उनका एडवांटेज भी खत्म हो जाएगा। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है वो मेरा ख्याल वैसे भी हमारे हक में है, जब तक जो कि एयरफोर्स है। पाकिस्तान आर्मी बड़ी हार्डन्ड, वॉर हार्डन्ड आर्मी है कि अब पिछले 20 साल से हम लड़ ही रहे हैं। हमारे टैंक भी उनसे अच्छे हैं। तो उनको कोई फायदा मुझे नजर नहीं आता, चाहे वो लिमिटेड वॉर करें, ऑल आउट सही। वॉर मुमकिन नहीं है। तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अच्छा जनरल साहब, इतनी हाइटेंड टेंशन्स के दौरान जबकि सरहदों पे मामला तो आई बॉल टू आई बॉल की सतह तक चले गए हैं, तो पाकिस्तान ने अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है एक सर्विंग जो है जनरल और करंट डीजी आईएसआई को लगा दिया। ये किस किस्म की मैसेजिंग की गई है? इस मूव का मकसद क्या है? देखिए, मेरा एक तो ये ख्याल है कि फौरी तौर पे वजीर आजम, एक तो आपको पता है ना कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कैबिनेट में भी बैठते हैं। एग्जैक्टली। तो वो एक बिल्कुल जो लंबा चेन ऑफ कमांड है वो एकदम शॉर्ट हो गया है कि फौरी तौर पे कैबिनेट और वजीर आजम को इमीडिएट इंफॉर्मेशन मुयसर होगी उनके थ्रू। लगता तो मुझे ये है कि ये टेम्परेरी अफेयर है, और टेम्परेरी ही होना चाहिए, क्योंकि आईएसआई का जो हेड है वो इतना उसका काम होता है और एनएसए का इतना काम होता है कि एक बंदे के सपोर्ट ये दोनों चीजें करना, मेरा ख्याल है कि लंबे अरसे के लिए कोई मुनासिब काम नहीं है। एक फायदा अलबत्ता जरूर हो सकता है कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जी। तो ये एक एडवांटेज हो सकता है। और दूसरा ये जो मैंने कहा कि चेन ऑफ कमांड शॉर्ट हो जाएगी, इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंचेगी। अच्छा लोधी साहब, आपने एक सवाल के जवाब में कहा है कि इंडिया हो सकता है किसी ऐसे शख्स को टारगेट करे जिसका जोड़ा जा रहा लिंक जोड़ा जाता है कि वो टेररिस्ट हैं और डिक्लेयर किया गया है। गालबन आपका इशारा हाफिज सईद की तरफ हो सकता है।
उनको पहले भी जो है टारगेट किया गया था जौहर टाउन में, जहाँ पर वो नज़रबंद थे, वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ और तहकीकात में ये बात सामने आई कि इंडियन लोग शामिल थे, रा की इन्वॉल्वमेंट थी। तो इस दफ़ा भी क्या ये टारगेट हो सकते हैं? हाँ जी, देखें वो भी और भी उनकी लिस्ट उन्होंने एक बना रखी है, और कुछ हाई प्रोफाइल लोग और भी हैं। हाफिज सईद का भी नाम उसमें शामिल है। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपने बात कर दी है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इंडिया ये बार बार कहता रहा और उसको बाकायदा जश्न मनाता रहा कि हमने फलाने को घुस के मार दिया, फलाने को घुस के मार दिया, और हमारा जो रिएक्शन था वो आपके सामने है, हम उठा भी नहीं सके बात। वहां पर एक वाकया हुआ है जिसमें हम मुलव्वस भी नहीं है और कोई उनके पास सबूत भी नहीं है, तो उन्होंने देखे इसको कैसे इंटरनेशनलाइज कर लिया है। तो हुकूमतों का क्या काम होता है? डिप्लोमेसी किसको कहते हैं? फॉरेन ऑफिस किस बला का नाम है? तो आप देख लें कि जब अब ये जो हमारी ट्रेन के ऊपर हमला हुआ, कितना हाई हम्म। प्रोफाइल और कितना लीथल हमला था। जी। क्या किया हमने इंटरनेशनल लेवल पे, कहाँ तक गए हम? तो आप ये भी नजर में रखें कि वो जो कुछ ऐसी कमजोरियां जो हमें नजर आती हैं, उनका भी हमें सद्देबाव करना चाहिए। हमें भी खम ठोंक कर अपनी बात तो करनी चाहिए ना। बात करने से कौन रोकता है आपको इंटरनेशनल लेवल पर? तो सर इसका ये मतलब ये है कि आपकी आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हम्म। बड़े बड़े फ्लॉज मौजूद हैं। लेकिन सर, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े को अब हम आके कह रहे हैं कि वो इंडिया के साथ उसका लिंक बनता है, वो हम सबूत भी पेश कर रहे हैं। लेकिन हम जब ये स्टार्ट में वाक़या हुआ था तो हमने कहा था कि जो दहशतगर्द थे, वहाँ के जो टेररिस्ट थे, वो अफ़गानिस्तान से राब्ते में थे। हमने बहुत लेट आके, अगर हम इंडिया कनेक्शन की बात करें, आपको नहीं समझ रहे कि इससे पाकिस्तान का केस मजबूत होने की बजाय कमज़ोर हो जाएगा? कि अब टाइम वो गुजर चुका था कि जब हम इंडिया को एक्यूज़ करते इस सवाल से, या अगर हमारे पास सबूत थे तो हम पहले किसी फोरम पे लेके जाते। और पाकिस्तान अभी भी जब बात कर रहा है, वो पहलगाम अटैक की प्रोब की बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि आए आप पहलगाम को कर लें और जो जाफर एक्सप्रेस है उसको ज्वाइन कर लें। तो हम ये वाला मौक़िफ़ इख्तियार क्यों नहीं कर रहे? आप सही कह रहे हैं। आप तो चूंकि मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, जब अभी बात मैं करूंगा वो बड़े आराम से आपकी और आपके नाज़रीन की समझ में आ जाएगी। मेरे भाई, हमें इस तरीके से इंफॉर्मेशन फीड की जाती है जिससे हमारे और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब हों। और हम्म। हमारी सारी इंफॉर्मेशन का मंबा क्या है? अभी आप माशाल्लाह इतना आपका अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, आपके कितने लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं जो आपको आके देते हैं? हम न्यूज के कितने हैं? जियो के कितने हैं? हम्म। ARY के कितने? एक भी नहीं है। सही बात। वैसे जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह है। हम्म। तो आपको डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क के थ्रू आपको ये बावर करा दिया गया है कि ये जो मौजूदा अफगान हुकूमत है, ये आपकी दुश्मन है, और ये सारा सपोर्ट कर रही है वहां से जो कुछ भी आता है। और ये आजकल क्या मुश्किल है, आप तो अच्छी तरह समझते हैं कि जी उनका उनका राब्ता अफगानिस्तान से था। ये अगर मैं आपको अभी कोई फोन कॉल करूं तो मैं आपको कहूंगा कि मैं नाइजीरिया से बोल रहा हूँ, और आप समझेंगे कि मैं बोल रहा हूँ। उसके तरीके मौजूद हैं। तो ये मेरा ख्याल हमें ड्यूप किया गया है, हमें अपने तमाम पड़ोसियों से हमारे ताल्लुकात खराब किए गए हैं, हमें आइसोलेट करने की कोशिश की गई है। और मैं अगर इजाजत दें इस लफ्ज को इस्तेमाल करने की, बेवकूफों की तरह इस गड़े में गिरे पड़े रहे हैं। अब मेरा ख्याल जब हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो थोड़ी सी मामला बेहतर है। और ये मैं आपको बता दूं, ये मेरी असेसमेंट है, और ये बड़ी सोची समझी असेसमेंट है कि ये जो 70-71 लोग 3-4 दिन पहले मारे गए हैं वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, इसमें अफगानिस्तान ने शेयर किया है इंटेलिजेंस हमारे साथ। और ये तरीके है पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाने का। ये नहीं कि ना आप बात करें, ना किसी को बुलाएं, ना उधर जाएं, और बस हर वक्त उंगली उनकी तरफ पॉइंट किए रखें कि तुम ये सही। करते हो, तुम ये करते हो। अच्छा सर, एक इस सारे उसमें जो बात सामने आई है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के किरदार की है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने ये माना, तस्लीम किया कि हाँ, पाकिस्तान ये काम वेस्टर्न पावर्स की एमा के लिए, उनकी खुशनुदी के लिए करता रहा। बहरहाल ये नॉन स्टेट एक्टर्स का होना एक हकीकत समझा जाता है और हैं वो। क्या पाकिस्तान और इंडिया और अफ़गानिस्तान को भी हम शामिल कर लें, जो आप बात कर रहे हैं, हम ये तीनों मुल्क मिलकर बैठकर कोई जॉइंट स्ट्रेटजी नहीं बना सकते इन नॉन स्टेट एक्टर्स के ख़िलाफ़? इनको ख़त्म करने के लिए, इनसे अपनी सपोर्ट वापस लेने के लिए कोई एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हो सकता है इस तरह का रीजनल पीस के लिए? बिल्कुल हो सकता है और होना चाहिए। मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और तरक्की करता हुआ मुल्क है। हमारे प्रॉब्लम उनके साथ अपनी जगह। हम ये नहीं कहते कि आप प्रॉब्लम पर कॉम्प्रोमाइज करें, कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज करें या किसी बात पे। लेकिन वो जो शायद ने कहा था ना कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी हम्म। अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। तो इफ यू आर नॉट एट टॉकिंग टर्म, तो ये कहाँ की बात है?
आप बात तो करें ना, क्या चीन और अमेरिका बात नहीं करते? क्या चीन और हिंदुस्तान बात नहीं करते? क्या उनकी दुश्मनी नहीं है एक दूसरे के साथ? तो ये जो आप तजवीज दे रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये मैं कहूंगा कि जो हमारे वजीर दिफा ने जो बयान दिया और जिस लेवल पे दिया है उस पर मैं अभी तबसरा नहीं करना चाहूंगा। सारी दुनिया उसके ऊपर तबसरा कर रही है, हमारे पाकिस्तानी भी तबसरा कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, पूरी दुनिया नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल कर रही है आज भी। हम्म। अमेरिका कर रहा है, इसराइल कर रहा है, रशिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है, और भी लोग मुल्क कर रहे होंगे। तो सिर्फ ये भाषण हमें देना कि आप अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को काबू करें और बाकी सारे रस्सियां छुड़ा के अपने अपने काम कर रहे हैं, तो इसका यही हाल है जो आप कह रहे हैं कि बैठ के बात करें कि ना हम ये काम करें ना तुम ये काम करो। हमने काफी अरसे से ये काम छोड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं एक फौजी की हैसियत से, ये जो हमारा खून बह रहा है ये इसीलिए बह रहा है कि हमने नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल खत्म किया हुआ है। लेकिन सर आपने बात की कि पूरी दुनिया यूज़ कर रही है और ये हिस्टोरिकली बात जो उसके हवाले से भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर एक जो चीज़ इस हवाले से पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के दानिश्वर सवाल उठाते हैं कि कोई दुनिया का मुल्क अपने मुल्क में नॉन स्टेट एक्टर्स को परवान नहीं चढ़ाता, उनकी परवरिश नहीं करता, और ऐसे नहीं होता कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स उसी के खिलाफ हॉस्टाइल हो जाएं। तो पाकिस्तान को ये पॉलिसी तो ने नुकसान तो पहुंचाया है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कि देखें, पहली बात तो ये कि जैसे अभी हमने कहा, ये बात हमेशा से पक्की होनी चाहिए थी कि वॉयलेंस का के ऊपर जो वो है, वो हक जो है वो सिर्फ हुकूमत को है, और किसी को नहीं है। अगर आप कोई और इस्तेमाल होता है तो आपकी डायरेक्शन से बाहर नहीं होना चाहिए। कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आप एक काम नहीं करना चाह रहे और कोई करके आपको मुसीबत में डाल दे, आप जिस चीज चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा भी हुआ है, इसीलिए हमने इनको खत्म भी किया है और इनके ऊपर अभी हमने काबू भी रखा हुआ है। लेकिन जो हमें इसका नुकसान हुआ है वो मैंने उसका जिक्र जरूर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये टीटीपी और बीएलए और बीआरए और दाइश, आपका क्या ख्याल है ये कौन लोग हैं? इनके पीछे क्या है? और क्या ये नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है? क्या ये दूसरे मुल्कों के हाथ में इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट और मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट? तो हम्म। इसका सिर्फ अगर आप दफाई तरीके से करते रहेंगे ना कि मैं स्कूल बचा लूं, मैं सड़क बचा लूं, मैं बस बचा लूं, ये नहीं हो पाता मेरे बच्चे। इसके लिए आपको बात करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो हम भी यही काम करेंगे। अच्छा लोधी साहब, और ये बड़ा आखिरी काम है। आखिरी सवाल, इस कशीदगी का क्या हल किया, आप क्या तजवीज़ पेश करेंगे दोनों ममालिक को, कैसे ये कशीदगी ख़त्म हो सकती है? जी देखें, एक तो अच्छी बात ये हुई है मेरा ख्याल, मोदी ने जो अपने फोर्सेस को ये हक दे दिया है, अथॉरिटी दे दी है कि आप जो समझते हैं वो करें। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं, उनको पता है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। जिसका ये मतलब है कि एक बात तो पक्की है कि अब काम कोई छोटा ही होगा, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल डायरेक्शन भी है कि करना भी जरूर है, तो होगा जरूर। हल तो ये है कि बैठकर कोई बात कर लें, जैसे कि भी आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन पर रजामंद हो जाएं और उस वक्त तक डी एस्केलेट कर लें मामला को। लेकिन ये है कि अगर किसी ने ये हाल समझा कि भी हम छोटा सा कर लें और आप मेहरबानी करके रिएक्ट ना करना, तो मेरा ख्याल है कि ये हाल तो काम नहीं करेगा। क्योंकि वो एस्केलेशन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं झूठा, और उस झूठे इल्जाम की बुनियाद पर इसको एस्केलेट भी करना चाह रहे हैं। तो ये तो ऐसे चलेगा नहीं। वो उनका ये ख्याल है कि शायद हमारे ये माशी कमजोरी की वजह से या इंटरनल पॉलिटिकल रैंगलिंग की वजह से कोई कमजोरी है। तो एक तो बात ये आपने देख लिया कि पूरी कौम तो पीछे खड़ी हो गई है फौज के। इवन वो पार्टी जिसके मतलब ये था कि जी उनका बड़े शदीद तहफात है फौज के, तो उनके बयान भी आपने देख लिए। बल्कि एक आध ऐसा बयान नहीं आ रहा जो कि आना चाहिए था, जो कि खुलेआम लोग कर रहे हैं, उनकी तरफ से नहीं आया है। तो वो बहरहाल कौम जो है वो बिल्कुल अपनी फौज के साथ खड़ी है। और उनका ये ख्याल कि जी कोई हमारी इंटरनल कमजोरी से वो फायदा उठाएंगे। हमारी फौज 20 साल से जंग लड़ रही है, बैटल हार्डन फौज है, हमारे पास जहाज उनसे अच्छे हैं, हमारे पास तोफाना और टैंक उनसे अच्छे हैं। लिमिटेड वॉर में हम उनको ऐसा मजा चखाएंगे कि वो याद रखेंगे, अल्लाह ना करे कि नौबत आए। हम इसके हक में नहीं है, जंग के हक में नहीं। सर लास्ट बिल्कुल मेरी तरफ से कि अगर एस्केलेशन होती है, कहा जा रहा है कि इस दफ़ा की जो फ़ौजी क़यादत का मूड है वो बहुत तब्दील है 2019 की फ़ौजी क़यादत के मूड से। तो अगर इंडिया की तरफ से जिस तरह आपने कहा कि मुमकिन है कि कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई इंकर्जन हो सकती है इनसाइड पाकिस्तान, तो ये मौजूदा फ़ौजी क़यादत या लीडरशिप है, आपके ख़्याल में वो कह रही है कि हम 2 नॉच अप जाएंगे, तो वो क्या उस तरह से डी एस्केलेशन की मूड में नहीं होंगे जो जनरल बाजवा का मूड था 2019 में?
नहीं, जनरल बाजवा का मूड तो डी एस्केलेशन का नहीं था, वो तो बुजदिली का मूड था। तो मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा क्यादत जो इस किस्म का कोई काम करे, उन्होंने ठीक कहा है कि टू नॉच अप जाएंगे, क्योंकि अमन कायम करने का यही तरीका है। अमन कायम बुजदिली से और अपनी कमजोरी दिखाकर नहीं होता। अमन हमेशा अपनी दिलेरी और अपने एसेट्स को एम्प्लॉय करके अमन कायम होता है। बहुत शुक्रिया जनरल खालिद नईम लोधी साहब, आपने राइट्स वॉच को टाइम दिया और बड़े तफसील से पाकिस्तान इंडिया रिलेशन और जो उसकी आजकल की टेंशन्स हैं और ख़ास तौर पे नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो अहम मामलात और जो मामलात होते हैं उन पे आपने बात की। थैंक यू सो मच सर आपका। नाज़रीन, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान सालाना रिपोर्ट पेश करता है जिसमें वो पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का एक जायज़ा लेता है। गुज़िश्ता दिनों साल 2024 की इंसानी हकूक़ की जो रिपोर्ट है वो पेश की गई। इस रिपोर्ट में इस बात का इजहार किया गया है कि साल 2024 क्योंकि इलेक्शन का साल था, इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ और धांधली रिपोर्ट हुई और एक सियासी जमात के साथ जो है बाकी सियासी जमातों की बनस्बत नारवा सलूक रखा गया। इस रिपोर्ट में भी इस बात का इजहार किया गया है कि गुज़श्ता साल की बनस्बत इस साल जो है जबरी गुमशुदगियों के जो ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। इस रिपोर्ट में इस बात का भी इजहार किया गया है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जो है तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात में जो है सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों केस रिपोर्ट हुए और कुछ केसेस में जो है लोगों को इस इल्ज़ाम के तहत उनको कत्ल भी किया गया। साल 2024 इस रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन और बच्चों के लिए भी कोई अच्छा साल नहीं था क्योंकि तशद्दुद के काफ़ी ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 जो है शहरी आज़ादियों और प्रेस फ्रीडम के लिए भी कोई अच्छा साल नहीं था क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी कानून साजियाँ की गई जिसमें डेफामेशन एक्ट भी शामिल है और ऐसे कवानीन शामिल है जिससे जो आज़ादी इजहार पर है जो काफ़ी कदगने लगी। इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या कुछ शामिल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की शरीक चेयरपर्सन मुनीज़ जहांगीर साहबा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया मुनीज़ साहबा राइट्स वॉच को वक्त देने का। बताइएगा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर साल जो है अपनी रिपोर्ट देता है, साल 2023 और 24 की रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है? क्या आया साल 2023 इंसानी हकूक़ के हवाले से बेहतर था या साल 2024? देखिए 2024 जो है वो इंसानी हकूक के लिए ज्यादा बदतरीन था। और हमने देखा है कि हर साल जो है इंसानी हकूक के हवाले से पाकिस्तान के अंदर मजीद जो है वो डेग्रेडेशन हमने देखी है। हमने देखा कि 2024 जो था वो इलेक्शन ईयर था और इलेक्शन ईयर के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि यूजली हालात बेहतर होते हैं लोगों के लिए, मगर इलेक्शन ईयर के बाद हमने देखा कि जिस मुतनाज़िर तरीके से इलेक्शंस कराए गए उसके बाद मजीद हालात बदतरीन हो गए। जो पॉलिटिकल फ्रीडम्स थी वो लोगों की कम हुई, लोगों को आज़ादी इजहार राय जो है उसको क्वॉश किया गया और ऐसे कवानीन लाए गए। जो नई हाइब्रिड हुकूमत थी वो ऐसे नए कवानीन लेके आई जिसको वो माजी में तनकीद करती रही और वो उन इमरान खान की हुकूमत को तनकीद करती रही इस किस्म के कवानीन लाने पर, मगर उन्होंने उन्हीं कवानीन को मजीद मजबूत किया। हम 2025 की तो बात नहीं कर रहे इस रिपोर्ट के अंदर, मगर अगर आप देखें तो जो पीका तरमीमी बिल है उसकी बहुत सारी तमाम सोसाइटी सिविल ऑर्गेनाइजेशंस ने उसकी मजम्मत की, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने उसकी मजम्मत की, मगर हमने इस तरह के कवानीन पहले भी 2024 में देख लिए थे। मैं एक कानून स्पेसिफिकली आपको कोट करती हूँ, पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2024 जो पास किया गया और जिसके तहत एक एरिया मुकर्रर कर दिया गया जहां पे मुजाहिरीन आके एहतजाज कर सकते हैं। देखिए इंटरनेशनल जो लॉ है उसके मुताबिक आपको हक होता है कि आप अपनी डिजायर्ड ऑडियंस के सामने जाके एहतजाज कर सकें, मगर वो डिजायर्ड ऑडियंस जो है वो हमसे ले ली गई और जो एक सही मायने में राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको मजीद कमजोर कर दिया गया ऐसे कवानीन लाके। 2025 के अंदर तो ये ऐसे कवानीन भी हुकूमत लेके आई है जहां पे उन्होंने अपने आप को बालातर कर दिया है किसी भी क्रिटिसिज्म से। ह्यूमन राइट्स कमीशन ये समझती है कि खासतौर पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो बहुत ज्यादा श्रिंक हुआ है 2024 के अंदर। अच्छा, आपने बात की कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है, राइट टू डिमॉन्स्ट्रेट जो है, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन की उसको जो है उस पर पाबंदियाँ लगाई गई, लेकिन हमने एक और चीज़ भी देखी है कि सियासी जमातों पर या जो अपनी राइट्स की जो मूवमेंट्स हैं, पीटीएम जिस तरह होगी उस पर पाबंदी लगाई गई।
BYC को दहशतगर्दों से लिंक करने की कोशिश की गई। जब इस तरह के स्टेट की तरफ से इकदाम लिए गए तो इसका आपको क्या नज़र आया बलूचिस्तान में इन इकदाम का और लोगों को एहतजाज का हक ना देने का, उसका बलूचिस्तान के अंदर क्या फ़र्क पड़ा? देखिए, बलूचिस्तान के अंदर हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जब ये नई हुकूमत आएगी तो हालात बदलेंगे, और ये उम्मीद उन खवातीन की भी थी जो लापता अफराद की लवाहिकीन थे या उनके खानदान थे, और जो अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आए थे दिसंबर के महीने, ठंडे महीने के अंदर, के हम यहाँ पे आके बात करेंगे। और 2023 की मैं दिसंबर की बात कर रही हूँ। वो यहाँ पे आए थे इस उम्मीद के साथ कि हम कोई ना कोई हल ढूंढेंगे। वो तो वफाक से बात करने आए थे, मगर उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट थी, और उन्होंने उनके ऊपर ठंडा पानी फेंका, उनको हिरासत में लिया, उनको मारा, उनको पीटा। और हमें बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि दे डिडंट इवन गिव देम द डिग्निटी ऑफ अ डायलॉग। सही। उन्होंने ये तब कहा उन खवातीन ने कि हम वापस आएंगे, जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे तो वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। मगर इतना अफसोस होता है ये कहते हुए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ने भी उनकी बात नहीं सुनी, और वो हुकूमत, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो अपने हकूक के लिए, अपने रिसोर्सेज के लिए जद्दोजहद करती है, प्रोटेस्ट करती है, वफाक से प्रोटेस्ट करती है, वही प्रोटेस्ट का हक जो है वो एक और सूबे को, जहां पे उनकी हुकूमत है, उसको देने के लिए तैयार नहीं है। वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर है, मगर उन्होंने यहाँ तक एक भरी महफिल में और मीडिया के सामने कह दिया कि मैं, मुझे खवातीन का कोई परवाह नहीं, अगर उन्होंने वो सड़कों के ऊपर आ गई हैं तो वो उनको इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने होंगे जिस तरह के मर्दों के, उनके ऊपर। बजाय कि आप कमिटीज बनाते, उनकी बात सुनते, कोशिश करते कि मसला आप हल करें, आपने एमपीओ के तहत इनको धर लिया, आपने इनको जेलों के पीछे भेज दिया। महारंग बलोच जो उनकी एक लीडर है, बीबा बलोच जो उनकी एक लीडर है, समी दीन है, आपने उनको अरेस्ट कर लिया। और अब हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें इस तरह की भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि उनको जेल के अंदर उनको टॉर्चर किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उनको जबरदस्ती रात के अंधेरे के अंदर जेल बदल दी जाती है। सो दीज आर ऑल इंटिमिडेशन टैक्टिक्स, and the Human Rights Commission has of Pakistan has noted it, and we have encouraged the government to go for a dialogue. आपने इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की बात की और ये आपकी रिपोर्ट में भी बहुत हर साल की तरह जो है इसका जिक्र किया गया और बताया गया कि इसमें बहुत इजाफा हुआ है। लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने ये 2-3 दफ़ा ये बात की है कि मिसिंग पर्सनस का इशू इसलिए हल नहीं हो रहा क्योंकि उसमें पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर जो हैं वो रुकावट हैं। और उनका आर्गूमेंट ये है कि हुकूमत को इस मसले के लिए कानून साजी करनी है और उस कानून साजी के 2 अहम पॉइंट्स होंगे। एक तो ये कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं इंक्लूडिंग जो आर्मी है उसको हमें लोगों को अरेस्ट करने का इख्तियार देना होगा, और दूसरा जो इसके परपिट्रेटर्स हैं हमें उनको जो है एग्जेम्पशन देनी होगी, जो उनके पास के एक्ट्स हैं उसमें उनको माफ़ी देनी होगी। आपको लगता है कि हुकूमत इस तरह की कोई लेजिस्लेशन लेकर आ सकती है, और अगर आती है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस किस्म की किसी तजवीज़ को मान सकता है, या ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास क्या हल है कि किस किस्म की आइडियल लेजिस्लेशन होनी चाहिए मिसिंग पर्सनस के हवाले से? देखिए, जो ये राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, ये काफी अरसे से हुकूमतें जो हैं, जो पाकिस्तान में आई और गईं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन सब ने इस तरह की बातें की कि जी हम इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के मसले को हल करना चाहते हैं, हम उसको एक लीगल कवर देना चाहते हैं। देखिए, हम आपको ये नहीं कह रहे कि इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के मसले को आप हल करें, कि आप लापता अफराद के मामले को एक लीगल कवर दे दें। हम ये नहीं आपसे चाह रहे कि आप ये चीज करें। हम ये चाह रहे हैं कि आप इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस को बंद करें। आपने कवानीन बनाए हुए हैं, आपने स्पेशल कोर्ट्स बनाए हुए हैं, जिसके ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके खिलाफ है। हम समझते हैं कि ये जो आपने स्पेशल कोर्ट्स बनाए हैं, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, चाहे वो एंटी टेररिज्म कोर्ट हैं, ये राइट टू फेयर ट्रायल के खिलाफ हैं। और जो एक हक है एक शहरी को कि उसको एक साफ शफाफ फेयर एंड फ्री ट्रायल मिले, वो इन अदालतों में हमें लगता है, और हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारी रिसर्च है, कि उनको नहीं मिलता, और इस तरह की शवाहिद बहुत आम है। तो हमने आपको ये कहा है कि आप जो मौजूदा कवानीन हैं उनके तहत आप आम अदालतों के अंदर इन शहरियों को आप ट्राई करें।
इसके बजाय कि आप ऐसे कवानीन लेके आए जो आपकी इलीगल एक्ट्स हैं उनको लीगलाइज करें। शायद इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब को लगता है कि हम एक ऑब्स्ट्रक्शन बन के खड़े हुए हैं। मगर आप देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर आज भी नाफिज है, कई अरसे से नाफिज है। ये खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो खुद बात करती है राइट टू फ्री, राइट टू प्रोटेस्ट की, उन्होंने अपने ही सूबे में एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर नाफिज की हुई है, जिसके तहत आप किसी को भी घर के अंदर जाके उठा सकते हैं बगैर किसी वारंट के, और आपके ऊपर कोई ये नहीं है कि आप उसको अदालत के अंदर 24 घंटे के अंदर पेश करें। आप उनको गायब कर सकते हैं, आप उनको मिलिट्री कोर्ट्स में डाल सकते हैं, आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इंटर्नमेंट सेंटर्स आर बेसिकली basements where people are just kept. सो बात यह है कि हम ये नहीं चाहते कि आप अपने ही कवानीन तोड़ के, आप अपनी ही बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करते हुए, आपने खुद जो इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट साइन किए हैं, खासतौर पे राइट टू लाइफ, राइट टू फेयर ट्रायल, जो एब्सोल्यूट राइट्स हैं, ये एब्सोल्यूट राइट्स हैं, आप उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए लोगों के ऊपर एक ऐसा कवानीन नाफिज, ऐसे कानून नाफिज कर दे जिसके तहत जो आपकी सुपरा बॉडीज हैं, जो आपकी होली काउज हैं, उनको मजीद आप मजबूत करें और उनको ऐसे कवानीन आप दें जिसके तहत वो लोगों की फंडामेंटल राइट्स को वायलेट मजीद करें। अच्छा मुनीज़ा साहिबा, एक और संगीन मसला है तौहीन मज़हब के झूठे इल्ज़ामात के तहत केसेस। क्या साल 2024 में इस तरह के केसेस में इजाफा नज़र आया? क्योंकि हमने देखा है कि एक रैकेट ऐसा भी है जो झूठे तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम लगाकर लोगों को हनी ट्रैप करके उनको फंसाकर उनसे जो है पैसे वगैरह लेते हैं, क्या, और जिसको ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप भी कहा जाता है, क्या इस तरह के केसेस में मज़ीद इजाफा हुआ और HRCP की तरफ से कोई सिफारिशात पेश की गई कि इनका हल क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोट लिया है और 2024 में ये मामला वहां था। 2025 में मजीद और गंभीर हो गया, मगर 2024 के अंदर भी हमने देखा है कि ये मामला जो है ये बढ़ गया है। इसके अंदर जो हम आपको कह सकते हैं कि एटलीस्ट मोर देन 450 पीपल आर इन जेल ऑन चार्जेस ऑफ ब्लास्फेमी। ये बात तो दुरुस्त है। और दूसरी तरफ ये भी जो शाहिद सामने आए हैं वो खुद हुकूमत के इदारों ने हमें बताए हैं। पंजाब पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके अंदर FIA भी इन्वॉल्व है। ये एक बाकायदा कारोबार है जिसके अंदर लोगों को फंसाया जाता है, उनके ऊपर गलत इल्जामात लगाए जाते हैं और फिर उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं, एक्सटॉर्शन की जाती है। यही जो फैक्ट्स हैं, ये फिर नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इसको फिर से एक दफा कंफर्म किया है कि जी ऐसा ही है, FIA इन्वॉल्व है। बल्कि उन्होंने बड़ी डिटेल रिपोर्ट निकाली है जहां पे उन्होंने ऐसी फैमिलीज को इंटरव्यू किया है जिनसे पैसे वसूल किए गए हैं। इसके ऊपर HRCP ने तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत से कहा हमने कि जी आप फिल फॉर जो है, जिस तरह की जस्टिस एजाज ने एक ऑर्डर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने कि आप एक इसके ऊपर कमीशन बनाएं, आप इसकी इंक्वायरी करें ताकि पता चले कि इसके अंदर किसकी मदद हो रही है। मगर अभी तक वो कमीशन नहीं बनी। ये 2025 का मामला है, इसका हम नोट ले रहे हैं और हम इसको अपनी अगली रिपोर्ट में भी शाया करेंगे। मगर मैं यहाँ पे ये भी आपको बताती चली जाऊं कि 2024 की रिपोर्ट अगर आप उठा के देखेंगे तो हमने देखा है कि तवातुर से और बड़ी तेजी से अहमदियों के खिलाफ जो है खिलाफ वर्जियां हुई हैं, जिसके अंदर हमें बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस भी उसके अंदर इन्वॉल्व रही है। पुलिस ने कोई खास प्रोटेक्शन अहमदियों को नहीं दी और उनकी जो अबादत गाहें हैं उनके मिनरेट्स को मसमार किया गया, पुलिस की मौजूदगी में मसमार किया गया, ये हमने देखा है। फिर हमने ये भी देखा है कि कुछ अहमदी शख्स लोगों को कत्ल भी किया गया है, लिंच भी किया गया है और उसकी भी कोई नोट जो है हुकूमत ने नहीं ली। अब खुशी हुई है इस बात की या ये इत्मीनान वाली बात है कि कराची के अंदर हाल ही में जो एक अहमदी शख्स था उसको जब लिंच किया गया, क्राउड ने लिंच किया, तो अब सिंध हुकूमत ने उसके ऊपर एक्शन लिया है। ठीक है। अच्छा, हमने देखा है कि 2024 में जहां पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ बहुत सारे जो है ज़्यादतियाँ की गई, उनको हरासा किया गया, वहां ह्यूमन राइट्स डिफेंडर भी निशाने पे रहे और 2025 में भी ये सिलसिला
जारी है, जिसकी मिसाल जो है फ़रतुल्लाह बाबर हैं, जिनके ख़िलाफ़ FIA ने एक इंक्वायरी खोल ली है। लेकिन उस इंक्वायरी पे उन पर क्या इल्ज़ामात हैं वो अभी FIA को ख़ुद भी मालूम नहीं है। और फ़रतुल्लाह बाबर के मुताबिक ये एक फ़िशिंग एक्सपीडिशन है जिसमें उनको किसी न किसी तरह से निशाना बनाना चाहती है। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर अदारा है ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस है उनको काउंटर करने के लिए, उस पर आवाज़ उठाने के लिए। क्या HRCP भी किसी हवाले से अंडर थ्रेट है या उसको भी किसी किस्म की हरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है इस दफ़ा? देखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कई अरसे से इधर इस्लामाबाद के अंदर राउंड टेबल्स जो हैं वो की हैं और बड़े हिसास मामलात के ऊपर की हैं और डिक्टेटरशिप्स के दौरान की हैं। मगर पहली दफा हम एक राउंड टेबल करने जा रहे थे बलूचिस्तान के इशू पे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान का मसला गोलियों से नहीं, बंदूकों से नहीं, बल्कि बातचीत से हल हो। मगर जिस निजी होटल के अंदर हमने किया, और ये निजी होटल है, वहां पे इंटेलिजेंस के लोग आए और उन्होंने कहा कि आपको एक NOC चाहिए होगा ये राउंड टेबल करने के लिए, और इसीलिए उस होटल ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि वहां पे हम वो राउंड टेबल कंडक्ट करें। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार उनके जो चेयरपर्सन हैं उनको हम कह सकते हैं कि पुलिस अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गई, और ये हमने पहले कभी नहीं देखा था। उनका क्या कसूर था ये क्लियर नहीं था, हमें नहीं बताया गया। फिर आपने फरतुल्लाह बाबर साहब की बात की। फरतुल्लाह बाबर साहब HRCP के एक काउंसिल मेंबर हैं। मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, और उन्होंने कभी कोई पब्लिक या उन्होंने कभी कोई प्रॉफिट का ओहदा संभाला नहीं, या पब्लिक जो है वो नहीं संभाला, पब्लिक ओहदा कभी नहीं संभाला उन्होंने। एक टाइम पे वो थे सदर जरदारी के स्पोक्स स्पोक्स पर्सन थे, पर्सन थे। मगर जी स्पोक्स पर्सन थे, मगर वो बहुत साल पुरानी बात है, और उन्होंने कभी कोई मराद नहीं ली, यहाँ तक कि वो अपनी गाड़ी में जाते थे और उन्होंने अब कोई उसकी कोई तनख्वाह भी नहीं ली। तो उनको कैसे उन्होंने जदोकोब कर लिया, या उनके ऊपर ये इल्जाम करप्शन का कैसे लगा लिया, ये हम तो बड़े इसके बारे में कंफ्यूज्ड हैं। और हम इस बारे में भी कंफ्यूज्ड हैं कि उन्होंने उनको कंप्लेंट की कॉपी क्यों नहीं दी, उन्होंने उनको क्यों नहीं बताया कि उनके खिलाफ किस किस्म की शवाहिद हैं। पहले उन्होंने कहा कि आप हमें ये सारे, जब हमने उनसे पूछा कि उनका कसूर क्या है, तो उन्होंने सिर्फ सवालात लिख के दे भेज दिए कि आपका टैक्स जो है आपने कब पे किया था, आप कौन से बैंक में काम करते हैं, आपकी स्पाउस कितने हैं। तो ये तो कोई एलिगेशंस तो नहीं हुई, ये तो कोई इल्जामात तो नहीं हुए, ये तो आप इंफॉर्मेशन उनसे मांग रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जब आप ये इंफॉर्मेशन हमें दे देंगे तब हम आपको बताएंगे, या तब हम आपको बताएंगे कि आपका कसूर क्या है। तो देखिए, ये हथकंडे हमने देखे हैं। फरतुल्लाह बाबर साहब को उन्होंने क्यों पकड़ा, इसलिए चूंकि वो लापता अफराद के मामले के अंदर अदालत में पेश होते थे। फिर उनको क्यों पकड़ा, चूंकि ब्लास्फेमी बिजनेस के हवाले से वो अदालत में पेश होते थे। और फरतुल्लाह बाबर एक ऐसे शख्स हैं या एक ऐसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जिनके पास बहुत सारी नॉलेज है, और वो नॉलेज जो है अदालत में जाके किसी के काम आती थी। तो मेरा ख्याल है इसी वजह से उनको टारगेट किया गया। बहुत शुक्रिया मुनीज़ा जहांगीर साहिबा, आपने राइट्स वॉच को टाइम दिया और पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की मजमूई सूरत हाल है, जिसका जिक्र इंसानी हकूक़ कमीशन की सालाना रिपोर्ट में भी किया गया है, और इससे जुड़े जो दीगर मामलात हैं उस पर भी आपने रोशनी डाली है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था इस हफ्ते का राइट्स वॉच। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।